नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए दोबारा से क्या नई वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या भारत एमएमआरसी डील को करने वाला है या फिर ये डील को स्क्रैप कर दिया जाएगा। साथ में भारत की अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के बारे में भी जानेंगे और क्या इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में जो ओरका फाइटर जेट है उसे अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। क्या भारत के पास फ्यूचर में कोई कैरियर किलर मिसाइल है, भारत के पास कितने प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और क्या भारत क्वांटम रडार के ऊपर काम कर रहा है। इस सब के बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप भी अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि नेक्स्ट के वाले वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को जो है पिक करके उनका आंसर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है प्रमोद जी की तरफ से, जो पूछते हैं एमएमआरसी डील टेंडर का क्या हुआ है, क्या भारत 114 एयरक्राफ्ट की डील करने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये जो डील है ये लंबे समय से अटकी पड़ी है और लगातार इसमें जो चीज़ें हैं वे भी बदली है, साथ में जो भारत की कंडीशंस और रिक्वायरमेंट है वे भी तेज़ी से बदली है। तो अब पहले के मुकाबले जो चीज़ें हैं वे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और ये डील इंडियन एयरफोर्स की जो 42 क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ है उसको पूरा करने के लिए ये 114 एयरक्राफ्ट की जो डील है ये सामने रखी गई थी। लेकिन दोस्तों जैसे चीज़ें तेज़ी से बदली है तो अब हम इस डील के बिना भी जो 42 क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर सकते हैं। आप देखिए 2030 तक हमारे पास लगभग 280 सुखोई 30 MKI मौजूद होंगे। इसके बाद मिग 29 UPG 85 की संख्या में मौजूद होंगे। जैगवार लगभग 80 उस समय तक अपग्रेड किए जा चुके होंगे। तेजस MK1 लगभग 40 की क्वांटिटी में होंगे। इसके बाद जो हमारे 83 तेजस मार्क 1 है वे भी कंप्लीट हो चुके होंगे और मिराज 2054 की क्वांटिटी में मौजूद रहेंगे और जो राफेल के F3 वेरिएंट है वे भी 2022 तक हमें डिलीवर कर दिए जा चुके होंगे जो कि 36 की संख्या में रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद 2030 तक हमारे पास जो तेजस MK2 एयरक्राफ्ट है वे भी आ चुके होंगे जो कि लगभग उस समय तक 64 की संख्या में हमारी जो वायुसेना है उसको मिल चुके होंगे। और दोस्तों इसके बाद अगर हम केवल एडिशनल 36 राफेल का एक और ऑर्डर दे देते हैं तो ये लगभग 758 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो संख्या है ये बड़ी आसानी से जो 42 क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों 2030 तक इसमें से जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं वे क्रैश भी हो चुके होंगे और ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट हैं वे क्रैश होंगे जो कि रशियन है और साथ में जो जैगवार एयरक्राफ्ट है यही क्रैश हो सकते हैं। तो ऐसे में जो लगभग 40 क्वाड्रेंट आप मानकर चल सकते हैं 2030 तक हमारे पास मौजूद होगी। तो दोस्तों 2030 तक जब बिना एमएमआरसी डील के जो चीज़ें हैं उन्हें फुलफिल किया जा सकता है तो ऐसे में इस डील को स्क्रैप कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। लगभग 20 बिलियन US$ की ये जो डील है ये होने वाली है। अगर हम इसी पैसे को अपने एरोस्पेस सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारी जो एयरक्राफ्ट की एक बड़ी कमी है उसे हम खुद के एयरक्राफ्ट से पूरा कर सकते हैं और साथ में हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो भी इससे बढ़ेगा और इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर की या जो छोटी कंपनियां हैं वे भी ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएगी जब उनको इतना बड़ा डिफेंस मार्केट दिखेगा। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखते हैं तो हमारा जो तेजस MK2 है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकलकर सामने आता है किसी फॉरेनर एयरक्राफ्ट से। तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो डील है इसे स्क्रैप कर दिया जाए और अब जो चीज़ें हैं वे काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और अगर ये डील होनी होती तो ये लगभग 2022 तक कंप्लीट हो चुकी होगी अगर इसे होना होगा। लेकिन 2022 के बाद कोई भी चांसेस नहीं है कि इस डील के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस है कि आने वाले समय में एमएमआरसी डील हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्लासी जी की तरफ से, जो कहते हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन एयर टू एयर ब्रह्मोस एंड अस्त्रा X मिसाइल। तो देखिए दोस्तों आज से लगभग 2 महीने पहले जो अस्त्रा X मिसाइल है उसको लेकर अपडेट आई थी जिसमें दोस्तों जो ब्रह्मोस NG है उसकी जगह पर इस मिसाइल को एयर टू एयर रोल में जो है यूज़ किया जा सकता है क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये उससे भी हल्की होगी और साथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे जो सुखोई एयरक्राफ्ट है या जो दूसरे एयरक्राफ्ट है उनसे लॉन्च किया जा सकेगा। तो दोस्तों साथ में जो अस्त्रा X की जो कॉस्ट है वो कम भी होगी, साथ में इसका वेट भी कम होगा और इसकी जो रेंज है वो लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा होगी जो कि लगभग 400 किलोमीटर तक जा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर हम अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद इस मिसाइल को जो बड़े टारगेट है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जैसे कि अवॉक्स, एयर रिफ्यूलर और साथ में जो बॉम्बर हो गए उनके लिए इसे खास तौर पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो DRDO की SF
SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों हालांकि इसके बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं इस मिसाइल को लेकर और कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है। तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम इतनी तेजी से ना किया जाए और हो सकता है कि पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही ना किया जाए। तो दोस्तों इसके बाद जो ब्रह्मोस NG है ये 1.5 टन भारी मिसाइल होगी जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और ये भी एयर टू एयर मिसाइल होगी जो कि ये भी सेम अवॉक्स और जो एयर रिफ्यूलर है उनके लिए डिज़ाइन की गई है। तो दोस्तों ये जो मिसाइल है ये 2024 तक रेडी हो चुकी होगी और इसे जो तेजस MK2 है उससे भी लॉन्च किया जा सकेगा और तेजस MK2 के वेपन पैकेज में ये एक मेन मिसाइल होने वाली है। और ये जो मिसाइल है ये मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होगी जो कि कम वेट के साथ आएगी और इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी होगी और इसके बाद इसकी जो स्पीड है उसको भी मेंटेन किया जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर संजय जी की तरफ से आ जाता है जो कहते हैं क्या इंडियन एयरफोर्स में ओरका के लिए कोई जगह होगी। तो दोस्तों अगर आप 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ये MMRCA 2.0 और साथ में जो ओरका एयरक्राफ्ट है इसके बिना भी पूरी हो सकती है। और अगर आने वाले सालों में जो बजट इशू है वो रहता है तो ट्विन इंजन ओरका यूज़ करना भारतीय वायुसेना के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। जबकि दोस्तों इसी कैटेगरी में हमारे पास 36 राफेल मौजूद होंगे और साथ में जो 36 एडिशनल राफेल है उसके लिए तो ऑर्डर दिए ही जाएंगे जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इसके बाद जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उसी की कैटेगरी में हमारे पास 85 MiG-29 और साथ में जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है वे भी मौजूद होंगे। और दोस्तों इसके बाद ज़्यादातर लोग ओरका को इसलिए इंडियन एयरफोर्स में देखना चाहते हैं ताकि इससे जो TEDBF एयरक्राफ्ट है उसकी प्रोग्राम कॉस्ट भी कम हो, यूनिट कॉस्ट भी कम हो और साथ में ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो देखिए दोस्तों आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतने आगे आई है तो इससे जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वे भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और दोस्तों इसके बाद जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उन्हें इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ताकि जो उनमें रडार है उसको सफिशिएंट पावर मिले और साथ में जो सेफ्टी है वो बनी रहे और उनकी रेंज भी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ें जो है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में भी इम्प्रूव होने लगी है, जैसे कि जो क्रैश रेट है वो भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का जो है वो कम हो रहा है आने वाले समय के हिसाब से। और साथ में उनके जो रडार है उनको भी जो रडार AESA रडार है आज की तारीख में उनको गैलियम नाइट्रेट बेस्ड बनाया जा रहा है ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और साथ में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड जो रडार है वे कम जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इसी कारण से जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार है वे पीछे छूटते जा रहे हैं, बल्कि उनकी जगह आने वाले समय में जो गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडार है वे ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वे भी जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उनके काफ़ी कम जो है क्लोज आ रहे हैं। तो ऐसे में बजट और 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ना के बराबर चांसेस है कि इंडियन एयरफोर्स में जो ओरका है वो देखने को मिले। हालांकि बड़ी आसान से जो नेवल TEDBF है उसको मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है कस्टमाइज किया जा सकता है और इसी के साथ उसका जो वेट है वो भी कम होगा, वो लगभग 25 टन के आसपास आ जाएगा जो कि अभी के लिए 26 टन रखा गया है। तो दोस्तों अगर 42 स्क्वाड्रन अगर और साथ में बजट ये दोनों चीज़ें इंक्रीज होती है तो बिल्कुल ओरका को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है सुमा जी की तरफ से जो कहती है इंडियन नेवी हैव एनी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल इन फ्यूचर। तो देखिए दोस्तों भारत ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम कर रहा है जिसका नेवल वेरिएंट भी यानी कि एंटी शिप वेरिएंट भी बनाया जाएगा और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है जो कि 2024 से 25 तक तैयार हो चुकी होगी, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होगी। और अब भी हमारे पास जो एक्सटेंडेड रेंज की जो ब्रह्मोस है वो मौजूद है और इसके बाद जो धनुष मिसाइल है वो भी मौजूद है। रही बात दोस्तों जो चीनी DF-21 मिसाइल है तो देखिए दोस्तों वे कैरियर किलर मिसाइलें हैं लेकिन वे बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी जो ट्राइजेक्ट्री है वो फिक्स्ड होती है जिससे उन्हें बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइल को मार भी गिराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करते हैं भारत की आने वाली
हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल की, जिसका नेवल वेरिएंट हमारी नेवी को दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हाईली मैन्यूवरेबल होगी, साथ में दोस्तों इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम होगा और ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जो फिक्स्ड ट्राइजेक्ट्री होती है उसको फॉलो नहीं करेगी, इसका कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होगा और साथ में ये बेहद ही कम हाइट से जो है ट्रैवल करती हुई जाएगी। तो ऐसे में इन्हें जो ट्रैक करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। और दोस्तों पहले चीज़ें निकल कर आ रही थी कि रशिया का जो S-500 है जो वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिरा सकेगा, लेकिन दोस्तों अब जो चीज़ें निकल कर आई है वो हो सकता है कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उन्हें मार के गिरा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल S-400 के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में भारत के पास आने वाले समय में जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो कि एक कैरियर किलर मिसाइल तो होगी, साथ में दोस्तों वो स्पेसिफिक केवल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहीं होगी बल्कि उससे आप किसी भी नेवल शिप के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है गोविंदा जी की तरफ से, जो कहते हैं भारत के पास कितने प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमारे दोनों दुश्मन न्यूक्लियर पावर से लैस है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इसी कारण से हम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास मेनली एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है उसमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो दोस्तों इसके बाद जल्द ही हमारे पास फ्यूचर में S-400 आने वाला है, साथ में 400 किलोमीटर की रेंज के साथ ही आएगा और भारत XRSAM के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा और BMD का फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और 2019 में ये कंप्लीट हो चुका था और फेज़ 2 भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और 2022 से 23 में इसे डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। और मौजूदा हमारे पास मेनली बराक 8 जो कि 0.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की रेंज देता है, साथ में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि 45 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, साथ में जो आकाश NG है वो भी तैयार कर लिया गया है जो कि 70+ किलोमीटर तक हमला कर सकता है और साथ में इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जिसमें जो पाइथन मिसाइल है वो 20 किलोमीटर और साथ में जो डर्बी मिसाइल है वो 50 किलोमीटर तक की रेंज देती है। और इसके बाद खुद का DRDO का बनाया हुआ QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जिसकी जो रेंज है वो 3 से 30 किलोमीटर तक है, जो कि मिलिट्री बेस और साथ में जो छोटे शहर हैं या जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और साथ में ये एकदम से क्विक रिएक्शन करता है। तो ऐसे में ये एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज में बहुत ज़्यादा भारत के लिए अहमियत रखता है। और दोस्तों इसके बाद अगर इसके अलावा छोटे बड़े सारे एयर डिफेंस सिस्टम को मिला दिया जाए तो भारत के पास लगभग अलग अलग कैटेगरी में 10 से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और फ्यूचर में ये जो संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो फ्लीट है या जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें नए नए एयर डिफेंस सिस्टम की जो मौजूदगी है वो रहेगी। क्योंकि आप देखिए हमारे पास अगर आप इंडियन एयरफोर्स में देखते हैं तो जैसे कि MiG-21 को देखते हैं तो वे पुराने एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम हमारा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। और इसके अलावा DRDO जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर भी काम कर रही है और काफ़ी सारे टेस्ट भी उसके किए जा चुके हैं। मैंने भी आपको वीडियो बनाकर टाइम टू टाइम अपडेट उनके ऊपर किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से जो पूछा गया है वो है विकी कुमार जी की तरफ से, जो कहते हैं क्या इंडिया क्वांटम रडार और एंटी स्टेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लंबे समय से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो क्वांटम रडार की टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ये डिटेक्ट कर सकती है और आने वाले समय में जो फ्यूचर है एयरफोर्स का वो स्टेल्थ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होगी कि जो लो RCS के टारगेट है उसको भी ये डिटेक्ट करके उसका एक बड़ा RCS शो कर सकेगी जिससे आसानी से उस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया जा सकेगा और साथ में पता भी लगाया जा सकेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, यानी कि UCAV है, फाइटर जेट है या कोई मिसाइल है या फिर कोई बॉम्बर है, स्टेल्थ बॉम्बर है। इस तरह से ये जो क्वांटम रडार की टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी और ये एकदम क्लियरिफाई जो इमेजेस है उनको प्रोवाइड करेगा। और अगर कुछ फोटोन जो है इसमें फोटोन होते हैं, अगर कुछ फोटोन भी टकरा कर वापस आते हैं तो उनसे भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि जो टारगेट है वो किस टाइप का है, साथ में किस एल्टीट्यूड पर है और उसकी स्पीड तक का पता लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों ऐसे में इसी कारण से जो क्वांटम रडार है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है और आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि
हम क्वांटम रडार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए भी उससे बहुत ज़्यादा अब भी दूर है, क्योंकि फोटोन को जनरेट करना एक बड़ा चैलेंज है और साथ में रशिया, यूएसए और चाइना इसमें सबसे आगे हैं। तो जो क्वांटम रडार होते हैं इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भारत की इसरो है वे भी फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को डेमोस्ट्रेट कर चुके हैं। तो देखिए जो चाइना है वो क्लेम करता है कि उन्होंने 100 से 120 किलोमीटर तक के जो क्वांटम रडार है उसको टेस्ट किया है, लेकिन वे इसको लगातार टेस्ट नहीं कर सके या ज़्यादा देर तक इसे वे टेस्ट नहीं कर सके। तो दोस्तों इतनी बात सेंस बनाती है और साथ में प्रैक्टिकल भी लगती है कि उन्होंने अपनी जो कमी है उसको भी स्वीकारा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वे दावा करते हैं कि उन्होंने F-22 रैप्टर जिसका RCS केवल 0.001 मीटर स्क्वायर है उसको 500 किलोमीटर से डिटेक्ट कर लिया है, तो इस क्लेम से सारे प्रैक्टिकल और सेंस की हवा निकाल के रख दी। और आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें जो F-22 रैप्टर है उसमें ड्रॉप टैंक भी लगे थे, लेकिन फिर भी इतनी दूर से उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि जो क्वांटम रडार की टेक्नोलॉजी है वो मतलब इतनी ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस है वे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।